सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन। वीडियो कंप्रेशन करने के कितने टाइप्स हैं? 2, 3, 4 या 5? तो वीडियो कंप्रेशन करने के मेनली 2 टाइप है। नंबर 1 है हमारा लॉसी और नंबर 2 है हमारा लॉसलेस। लॉसी और लॉसलेस जो है हमारा, ये 2 टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन टेक्निक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। और दोनों कौन कौन से हैं? लॉसी एंड लॉसलेस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच इमेज फाइल आर लॉसी फॉर्मेट। इन सारे इमेज फाइल में से लॉसी फॉर्मेट कौन सा है? तो लॉसी फॉर्मेट क्या कहता है? लॉसी फॉर्मेट एक ऐसा कंप्रेशन टेक्निक है जिसमें डेटा का लॉस्ट हो। मतलब अगर हम किसी फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं तो लॉसी में क्या होता है कि ओरिजिनल फाइल का जो डेटा है उसमें थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है। तो जेपीईजी एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो लॉसी पे डिपेंड रहता है। मतलब ये एक इमेज का ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो लॉसी फॉर्मेट पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ए 3D एनिमेशन। अगर हम लोग कोई भी 3D एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कितने स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा? तो देखते हैं हमारा स्टेप कौन कौन सा है। पहला है हमारा स्टेप मॉडलिंग, दूसरा स्टेप है हमारा लेआउट और तीसरा स्टेप है एनिमेशन या फिर रेंडरिंग। तो ये 3 स्टेप, अगर हम लोग कोई भी 3D एनिमेशन बना रहे हैं तो हम लोग को मॉडलिंग तैयार करना पड़ेगा, उसका लेआउट और फिर एनिमेशन, तब जाके हमारा कोई 3D एनिमेशन वीडियो या कोई 3D एनिमेशन वीडियो कंप्लीट होगा। तो कितने स्टेप लगे? 3 स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीईजी स्टैंड्स फॉर मीन्स जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? जेपीईजी हमारा एक तरह का इमेज का एक्सटेंशन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्रेशन प्रोवाइड सम लॉस ऑफ क्वालिटी। विच कंप्रेशन प्रोवाइड सम लॉस ऑफ क्वालिटी। अभी तुरंत हम लोग देखें कि लॉसी जो है हमारा, जो ओरिजिनल डेटा होता है या ओरिजिनल फाइल होता है उसमें कुछ लॉस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉसी। मतलब लॉसी एक ऐसा कंप्रेशन टेक्निक है जहां पे डेटा का लॉस होता है। ओके, डेटा के क्वालिटी का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेसमैन्स सर्किल जनरेशन एल्गोरिदम, if xy is the current pixel position then y value of the next pixel position is। अगर हमारा ब्रेसमैन सर्किल जनरेशन एल्गोरिदम है तो ये कह रहा है अगर हम लोग कोई xy करंट पिक्सल पोजीशन पे हैं तो y का नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन क्या होगा। मान लेते हैं इसको, अगर सिंपली हम लोग डेकोरेट करें तो अगर हमारे ये कोऑर्डिनेट है x और y और हमारा कोई सर्कल ड्रॉ कर रहा है और मानते हैं हमारा यहाँ पे कोई y का एक पोजीशन है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है एट सम पॉइंट। ओके, तो अगर हम y के पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो या तो हम उसमें y+1 करेंगे या फिर y-1 करेंगे, जिससे हमारा y के जो पिक्सल का जो वैल्यू है वो 1 यूनिट से चेंज हो जाए। क्या कह रहा है? y वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन। नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन सपोज हम लोग 1 ऐड करेंगे या फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? y+1 और y-1। एक पिक्सल को चेंज करने के लिए या फिर हम लोग प्लस कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेसमैन्स
algorithm seeks to select optimum raster that represent a ब्रेसमैन का एल्गोरिदम अगर ऑप्टिमम रास्टर स्केल लेता है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्टिमम रास्टर स्कैन क्या होता है? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं वो ना स्वैप्ट करते हैं वन रो एट ए टाइम। वन रो, सपोज ये हमारा कुछ रो है इस तरह से, तो ये क्या करता है, वन रो एट ए टाइम और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वन रो एट ए टाइम। तो जब ये चलेगा तो किस तरह से चलेगा? अगर वन रो एट ए टाइम चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा, ना ही सर्कल बनाएगा ना ही पॉलीगन बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। Breisman's algorithm seeks to select the optimum raster that represent a straight line. Next question, DDA। DDA क्या होता है हमारा? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। The DDA algorithm is a faster method for calculating pixel position that direct use of line equation using y equal to mx plus c because ये क्या कह रहा है कि DDA लाइन एल्गोरिदम जो है वो सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम है किसी भी पिक्सल पोजीशन को कैलकुलेट करने का, जो कि किसी भी लाइन इक्वेशन को यूज करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसा क्यों, ये फास्टेस्ट क्यों है? ऑप्शन क्या कहते हैं? इट एलिमिनेट्स फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, it eliminates floating point multiplication, it eliminates rounding operation। तो DDA एल्गोरिदम क्या करता है? DDA एल्गोरिदम जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैलकुलेशन यूज नहीं करता। ये क्या करता है, जो इसका प्रीवियस रिजल्ट होता है, सपोज कोई पिक्सल किसी पॉइंट पे है और हम लोग को किसी और पिक्सल को पोजीशन फाइंड करना है, तो ये हर एक प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करके नेक्स्ट पिक्सल को फाइंड करने जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, इसमें नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट एलिमिनेट्स फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, इट एलिमिनेट्स फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्स एज एनोड इन सीआरटी। सीआरटी में एनोड की तरह काम कौन सा करता है? फॉस्फोरस कोटिंग, ग्लास पैनल, द डिफ्लेक्टर या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जानने के लिए हम लोग सीआरटी का ओवरव्यू लेते हैं। तो सीआरटी में देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फॉस्फोरस स्क्रीन है, यहाँ पे मेरा डिफ्लेक्टर लगा हुआ है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। तो फॉस्फोरस कोटिंग का क्या काम होता है? उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डिफ्लेक्टर्स का क्या काम होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करते हैं, जो डिफ्लेक्टर से होके क्रॉस करते हैं, तो डिफ्लेक्टर्स हमारे y हैं और x हैं। तो ये डिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे फॉस्फोरस स्क्रीन पे जाके टकराता है और यहाँ पे फिर इमेज क्रिएट होता है विद द हेल्प दिस इलेक्ट्रॉन गन। और ये डिफ्लेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और यही डायरेक्शन जाके हमारे फॉस्फोरस स्क्रीन पे इमेज को क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रॉन गन एमिट किया, वाई डिफ्लेक्टर इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट किया और फॉस्फोरस स्क्रीन पे जाके रिप्रेजेंट हुआ। तो एनोड के रूप में काम करने वाला यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा हमारा? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 1 2 and 3 4। तो किसी भी स्लोप का फॉर्मूला हम लोग को पता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m is equal to x2 minus x1 upon y2 minus y1, y2 minus y1।
और अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखें तो x2 का वैल्यू क्या है 3 और x1 का वैल्यू है 1, y2 का वैल्यू कितना है 4 और y1 का वैल्यू है 2। तो जब सॉल्यूशन आएगा हमारा तो क्या आ जाएगा 2/2, ये कट के कितने हो जाएंगे 1। सो आंसर क्या होगा हमारा B1। ये है हमारा स्लोप का फॉर्मूला, m रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ एनी लाइन x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। नेक्स्ट क्वेश्चन है which device is used to grasp a virtual object। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करने में यूज होता है। स्पेस बॉल, डेटा ग्लोब, डिजिटाइजर, टच पैनल। तो स्पेस बॉल क्या होता है? स्पेस बॉल जो होता है हमारा सिमिलर टू ट्रैक बॉल होता है। किसके सिमिलर होता है? ट्रैक बॉल के, TRACKBALL, ट्रैक बॉल। स्पेस बॉल हमारा ट्रैक बॉल के सिमिलर होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, ट्रैक बॉल में हमारा 2 डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बट स्पेस बॉल में हम लोग 6 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल में 2 डायरेक्शन और स्पेस बॉल में 6 डायरेक्शन। और ट्रैक बॉल किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ओके, इट इज यूज फॉर पॉइंटिंग। तो स्पेस बॉल तो होगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक तरह का हार्डवेयर डिवाइसेस होता है जो कि एनालॉग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में काम आता है। टच पैनल तो सबको पता होगा, जैसे कि हमारा मोबाइल का स्क्रीन हमारा क्या होता है? टच पैनल। जैसे कि हमारा स्क्रीन टूट जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? टच पैनल टूट गया। तो एज लाइक दैट टच पैनल। तो डेटा ग्लोब, डेटा ग्लोब क्या होता है? ये एक तरह का ना रियल ग्लोब होता है, हैंड ग्लोब जैसे पहनते हैं हम लोग, वो होता है। और हम लोग इजिली अपने कंप्यूटर में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ डेटा ग्लोब हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा ग्लोब is interactive device resembling a globe worn on the hand which facilitates sensation and fine motion, okay, for virtual reality। तो हम लोग डेटा ग्लोब हमारा आंसर होगा। डेटा ग्लोब किस चीज के लिए होता है? किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स that can be displayed without overlap in CRT is referred as। मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स हमारे CRT स्क्रीन में रेफर करते हैं स्क्रीन के रिजोल्यूशन को। हम लोग कहते हैं ना हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन ऐसा है, हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन बड़ा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स अगर हमारे CRT में आते हैं तो वो रिफर किसको कहते हैं? हमारे स्क्रीन के रिजोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम वी यूज। सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम में हम लोग क्या यूज करते हैं? 4 सिमेट्री, 2 सिमेट्री, 8 सिमेट्री। तो मेनली जब हम लोग किसी सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं तो हम लोग सर्कल को 8 पाथ में डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा 8 पाथ होता है उसको हम लोग कहते हैं 8 सिमेट्री। 8 सिमेट्री। तो सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर 8 सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिपिंग एल्गोरिदम्स आर। क्लिपिंग एल्गोरिदम्स आर, ये जो क्लिपिंग एल्गोरिदम होते हैं ये 2D और 3D दोनों के लिए यूज होते हैं, मतलब 2 और 3 डायमेंशनल। क्लिपिंग एल्गोरिदम आर 2 और 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोजेक्शन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन then such type of projection is called parallel, perspective, orthographic and oblique। तो जब कोई भी प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होता है, when projectors are perpendicular to the viewer plane then it is called orthographic projection। जब कोई भी प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the viewing transformation is formed by। the viewing transformation is formed by translation, translation and scaling, translation, scaling and reflection, translation, scaling and rotation। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन जो होता है वो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं
from one position to another position, this is called translation. स्केलिंग क्या होता है? सपोज कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग जूम करके देख रहे हैं, एट द जूम करके देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलिंग. और रोटेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखना. रोटेशन हम लोग टू वे में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो हमारा क्या आंसर होगा? ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन. क्योंकि किसी भी व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये तीन का होना बहुत ही जरूरी है. ट्रांसलेशन का, जिससे किसी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखा जा सके. स्केलिंग का, ताकि उस ऑब्जेक्ट को जूम किया जा सके. और उसके रोटेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर मिनिमम मेमोरी रिक्वायर्ड. Minimum memory required for frame buffer when resolution is 800 into 600 and 8 bit of pixel. क्या कह रहा है कि मेमोरी का रिक्वायर्ड क्या होगा अगर हमारा स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो 800 into 600 है और ईच पिक्सल 8 बिट है. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 800 into 600, ये हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन देगा कि हमारे स्क्रीन में नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं. अब हम लोग हर एक पिक्सल का साइज अगर मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 8, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि टोटल मेमोरी कितना लग रहा है इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो टोटल मेमोरी जो हमारा लगेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो भी इसका आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देंगे. 8 से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा? जो आंसर आएगा वो हमारा बीट से कन्वर्ट होके बाइट में आ जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 4,80,000 बाइट. नो द ऑप्शन इज इन केबी और एमबी. तो हम लोग को इसको या तो केबी में या तो एमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग इसको केबी में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से डिवीजन देते हैं. तो हमारा आंसर आता है 468.75 केबी, किलोबाइट. ओके, तो अब हमारा अगर हम इसको फिर से 1024 से डिवाइड दे तो ये डेसिमल वैल्यू में आएगा और हमारा कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं है. अगर हम लोग क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम मेमोरी रिक्वायर्ड. तो 468 केबी का किसी भी डेटा को, सपोज करते हैं 468 केबी का कोई डेटा है, तो उसके लिए मिनिमम मेमोरी कितना चाहिए होगा? उसके लिए मिनिमम मेमोरी रिक्वायर्ड होगा 512 केबी का. क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए एटलीस्ट इतना तो मेमोरी स्पेस होना चाहिए ना जो इससे बड़ा हो. अगर हम लोग छोटा ले लेंगे तो क्या ये इसको स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. और बहुत ज्यादा बड़ा ले लिए तो हमारा मेमोरी को मिनिमम नहीं वो मैक्सिमम में चला जाएगा. तो इसलिए कितना हो जाएगा? 512 केबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इमेज फाइल फॉर्मेट. इसमें से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? बीएमपी, जेपीजी, टीआईएफएफ या बोथ ए एंड बी. जेपीजी तो हमारा फाइल फॉर्मेट है, बीएमपी हमारा फाइल फॉर्मेट है. टीआईएफएफ इज नॉट आवर फाइल फॉर्मेट. टीआईएफएफ क्या कहता है? टीआईएफ स्टोर्स रास्टर इमेज इन द टैग्ड इमेज. टीआईएफ हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है. ठीक है, ये एक तरह का रास्टर इमेज स्टोरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many matrices are required to rotate an object about point x and y. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग को रोटेट करना है about a point x y, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने जाएंगे? तो किसी भी रोटेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला RV, और हम लोग इसको करते हैं रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स लाइक दिस. यहां हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नेक्स्ट रो में साइन थीटा cos थीटा. यह हमारा नंबर 1 मैट्रिक्स हो गया.
नंबर 2 होगा x और y, जहां पे हम लोग को पोजीशन चेंज करना है x y इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसका एक आउटपुट आएगा, क्या हमारा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, नीचे में हो जाएगा हमारा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने लगे? 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the direction of rotation is z axis then direction of position of positive rotation is। अगर हम लोग z एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रोटेशन का पोजीशन क्या होगा? सपोज हमारा ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है, ये z है, ये y है और ये x है, और हम लोग को पॉजिटिव की ओर जाना है। ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है, तो हम लोग मूवमेंट अगर लेंगे तो कहां से चलेंगे? z एक्सिस से y होते हुए x तक जाएंगे, यानी कि कैसे चल रहा है? z टू x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? z टू x। सो आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोगों को हमारा ये काम अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करें और हमें फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम आईडी पे। इस दोनों चीज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हमारे साइट का लिंक एज वेल एज दिस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।